हेलो दिया, कैसे हो आप? हेलो, मैं ठीक वेलकम हूँ। होम। और आप अभी अभी यूक्रेन से युद्ध के बीच में घर वापस आए हैं। कैसा लग रहा है आपको घर आकर? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट कहीं न कहीं दिल में यूक्रेन के लिए थोड़ा फ़ील हो रहा है कि कंट्री के साथ क्या हो रहा है और वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स अभी तक हैं। तो थोड़ा इमोशनली इतना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं है, खुशी है घर आने की, बट उनके लिए अभी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हैं वो सेफ घर कैसे वापस आ पाएंगे? इंडियन एम्बेसी ही है, कुछ कर सकती है तो, कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान और एम्बेसी है इस टाइम पे जो उनका साथ दे सकते हैं, जल्दी से उनको बॉर्डर्स के थ्रू अपने इंडिया लेके आ सकते हैं। यूक्रेन में आपको क्या लगता है, जब आप वहाँ से आए हालात कैसे थे? वहाँ क्या खबरें सुनने को मिल रही थी आपको पूरे यूक्रेन के बारे में? यूक्रेन में हर जगह बॉम्बिंग हो रही थी, हर जगह फायरिंग हो रही थी, मिसाइल्स छोड़ी जा रही थी। कीव और खार्किव तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह टारगेटेड थे और लुगांसक तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके थे वो। मेरा एक फ्रेंड लुगांसक से उस्गोरोड शिफ्ट हुआ था, जहाँ पे मैं रहती हूँ। उसने बताया वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई, बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स गिरे, उसका हॉस्टल, उसका फ्लैट, उसके कपड़े बुरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। तो वहाँ पर जो बाकी के बच्चे लुहांसक में रह रहे थे वो कहाँ गए? लुगांसक में जो बच्चे रह रहे थे, मुझे लगता है वो उन्होंने शायद पहले ही अपना वो इंडिया को रवाना हो चुके थे। बाकी मुझे लुगांसक का इतनी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, बट ऐसा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई हैं चीज़ें। तो आप जिस एरिया में थे वो वेस्टर्न पार्ट था, तो काफी हद तक वो सेफ होगा, लेकिन फिर भी क्या आपने वहां पर लोगों में डर देखा? डर तो था ही लोगों में, क्योंकि पहले पहले स्टार्टिंग में नहीं था बिल्कुल भी, कि सब ये बोल रहे थे कि उस रोड बहुत सेफ साइड है क्योंकि वेस्टर्न साइड है। लेकिन धीरे धीरे बहुत, जैसे कि रशिया के हमले और ज़्यादा सिवियर होते गए, तो उस रोड वालों को भी बहुत टेंशन हो गई, बहुत डरने लग गए। और साफ साफ हम टैक्सी वालों से पूछते थे कि यहाँ पे सेफ्टी है, तो वो कहते थे अब नहीं है। अब क्योंकि है तो पार्ट ऑफ यूक्रेन ही। और ये सच्ची बात है, मैंने खुद अपना खुद से पूछा था टैक्सी वालों से। अगर स्टार्टिंग में पूछा था जब, तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस रोड में बहुत सेफ़ है। लेकिन जैसे ही बहुत सिवियर हो गई थी कंडीशंस, जब हम वापस आने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि ये सेफ़ नहीं है, एटीएम्स में पैसे ख़त्म हो चुके थे, ग्रॉसरी सब ले चुके थे, वेलमार्ट खाली पड़ा था बिल्कुल। ऐसा सीन था उसको रोड में भी। तो उस समय जब आपको पैसे नहीं मिल रहे थे एटीएम से, और वॉलमार्ट में या और जो अलग स्टोर थे वहां पर आपको खाना नहीं मिल पा रहा था, खाने की चीजें नहीं मिल पा रहा था, क्या उस टाइम आपको और बच्चों को डर लगा वहां पर? हमें डर तो जायज़ है ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशंस थी यूक्रेन में, है भी। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये कॉन्फिडेंस आ चुका था, एडवाइज़रीज़ आ चुकी थी कि किसी न किसी तरह एम्बेसी हमें यहाँ से निकालेगी। और एटीएम भी अगले दिन रीफ़िल हुए थे, और लाइन्स लगी हुई थी बहुत लंबी-लंबी उस रोड में, और सब एटीएम से पैसे निकलवा रहे थे। वेलमार्ट भी लगातार अपना सामान रख रहा था जब-जब खाली हो रहा था तो। तो आपके कुछ दोस्त जो थे वो आपके ही कॉलेज के, आपके ही रूममेट्स, वो जो दोस्त थे आपके, वो कीव गए थे, उनका क्या रहा? मेरे 4 फ्रेंड्स उज़गुरोड से कीव थे, गुरप्रीत, युविका, इरशाद, अनस। ये चारों, अपनी फ़्लाइट थी इनकी 23 की, लेकिन तब इतना नहीं पता था कि वॉर होगी। एकदम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थी। अचानक से वॉर हो गई, सुबह अटैक हो गया कीव पर और सारी फ़्लाइट्स बंद कर दी गई। तो वो वहीं कीव में रह गए और वो 4 दिन वहीं पे रहे। और जिन 4 दिन में से पहले 2 दिन उनको खाना मिलता था इतनी सी थाली में, छोटी सी बिल्कुल, जो फ़ॉइल की होती है, और वो खाना 5-6 लोगों को एक साथ शेयर करके खाना होता था। फर्स्ट के 2 दिन के बाद, लास्ट डे पे तो बिल्कुल ही उन्होंने मना कर दिया था कि फूड तो फिनिश हो चुका है, क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते, सप्लाईज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। फिर लेकिन अगले दिन एम्बेसी ने एक बस की कि अपने रिस्क पे अगर आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो तो हम वहाँ तक छोड़ देंगे, और उसके बाद अपने रिस्क पे ही वेस्टर्न पार्ट में चले जाओ यूक्रेन के, जो कि उज़गोरोड था। तो फिर वो अपने रिस्क पर गए और सेफ़ली उज़गोरोड पहुँच गए, और उज़गोरोड से फिर अब वो बुडापेस्ट की तरफ रवाना हो चुके थे, और अब वो दिल्ली के लिए फ़्लाई कर रहे हैं। तो आपके कुछ फ्रेंड्स खार्किव में भी थे, उनका क्या हाल है और क्या सिचुएशन है? उनसे आपकी बातचीत तो लगातार होती रहती होगी। मेरी अभी तक भी खारकीव वाले फ्रेंड से बात होती रहती है। कल तक वो बंकर में था और काफ़ी दिनों से, हफ्ते से आई गेस, बंकर में ही था। तो अभी वो खार्किव में ही है या अभी कुछ? वो लवीव को ट्रेन से निकल चुका है। तो लवीव उनको एम्बेसी भेज रही है या अपने रिस्क पे ही आ रहा है वो? वो अपने रिस्क पे ही आ रहे हैं, लेकिन लवीव से वो रोमानिया बॉर्डर की तरफ जाएंगे और वहाँ एम्बेसी हेल्प करेगी। तो उन्होंने अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे खार्किव में ड्यूरिंग दीज डेज?
खार्किव का तो हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा। वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑन द पीक ऑफ डिस्ट्रक्शन है, हो भी चुका है अब तो, और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे। जैसे कि अपना बॉम्बिंग रोज़ उनको सुनाई दे रही है, बाहर उनको रशियन ट्रूप्स घूम रहे हैं, फायरिंग हो रही है लगातार। कीव का भी सेम हाल है, वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है और क्या कहते हैं अपना फायरिंग हो रही है लगातार। तो जो बच्चे अभी भी वहां फंसे हुए हैं, वो कैसी उनकी मेंटल कंडीशन रही होगी, उसके ऊपर कुछ अगर आप बोलना चाहें। मेंटल कंडीशन तो यही थी कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं, दिल तो इमोशंस तो सब में है। दिखाने में हम लोग दिखा रहे थे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, और हो है भी, जेन्युइनली सब ने बहुत ज़्यादा बियर किया है इस चीज़ को, बहुत अच्छे से फेस किया है स्ट्रांगली। कोई भी ऐसे नहीं रुका कि जो हार मान के भाग गया हो, रुक गया हो। उन्होंने जब तक वो वहाँ रहे बहुत अच्छे से स्ट्रांगली फेस किया इस चीज़ को, और अभी भी कर रहे हैं। बाकी इमोशनली तो सब थे ही कि वॉर में है, घर जाना है, ऐसा सीन। तो आपको क्या लगता है कि जब वो बंकर में होंगे तो उनकी क्या मेंटल स्टेट रही होगी और उनके घर वालों की क्या मेंटल स्टेट रही होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि खाना खाना बहुत लिमिटेड था। सब ऐसे एकदम हुआ, वॉर का सिचुएशन एकदम हुआ कि मतलब सिवियर वॉर का एकदम हुआ। वॉर की कहीं ना कहीं से टाइम से तो आ ही रही थी इन्फॉर्मेशन, बट ये एकदम इतना ज़्यादा ब्लास्ट हो जाना, ये सब किसी ने नहीं सोचा था यूक्रेन में। और फिर खाने की शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज, चार्जिंग्स फ़ोन की, ये सब ख़त्म हो रही थी। और जैसे कि जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती थी या फिर कुछ भी ऐसे, तो उनको ये इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि एयरप्लेन मोड पे कर लो अपना फ़ोन, तो वो एयरप्लेन मोड पे कर लेते थे। तो ये बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन थी फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स। तो घर वाले सोचते थे कि फोन नहीं मिल रहा, पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। सेफ़ है कि नहीं है। हाँ, तो एक चीज, क्या उन्होंने बम धमाकों की, मिसाइलों की, ऐसी गोलियां चलने की ऐसी आवाजें भी सुनते थे वो। ये तो रोज़ हो रहा था उनके साथ। हर कीव वाले फ्रेंड्स बताते थे कि हर 5-5 मिनट बाद एम्बेसी के पास ही बॉम्ब गिर रहा है। रेलवे स्टेशन पे उसकी आंखों के सामने 2 ब्लास्ट्स हुए। खार्किव में लगातार उसको बॉम्बिंग सुनाई दे रही थी। वो मुझे फ़ोटोज़ भेज रहा था जिसमें धुआँ-धुआँ हो रखा है पूरा खार्किव में। बहुत सारे लोग अभी भी डिनिप्रो यूनिवर्सिटी में भी फंसे हुए हैं। और खार्किव में ये भी बताया गया कि पहले बंकर में पहले दिन 300 लोग थे, अगले दिन 600 लोग हुए, अगले दिन 1000 लोग हुए। तो एक छोटे से बंकर में किस तरह रह रहे होंगे वहां पर लोग। बहुत बहुत बुरी कंडीशंस है, लाइटनिंग बहुत कम है और एकदम टाइटली है, एकदम कंजस्टेड सब कुछ रह रहे हैं वहाँ पे। उनकी हिम्मत है कि वो वहाँ रह रहे हैं। और आप निकल के आए तो आपको कैसे सेफ एग्जिट मिला। हमारे हॉस्टल वालों ने, जो कि हैं अमरीक सर, अवी सर, बलकरन सर, इन सब ने असिस्ट किया, हमारे लिए बसेस अरेंज की जो बॉर्डर तक छोड़ के जाएंगी। हमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में 240 स्टूडेंट्स को हमें बॉर्डर तक छोड़ा गया। फिर वहाँ बॉर्डर से एम्बेसी की बसेस हमें लेकर गई टू बुडापेस्ट, और फिर बुडापेस्ट में हमें पानी भी प्रोवाइड किया गया पहुँचते ही, वहीं पर स्टेप करते ही, और खाना भी दिया गया। फिर उसके बाद सीधा वहाँ से दिल्ली के लिए हमारी जो फ़्लाइट उड़ गई। और दिल्ली के बाद भी गवर्नमेंट हमारी जो इंडिया की है, अलग अलग स्टेट्स के वहाँ पे खड़े थे बैनर लेके कि जिसने जहाँ जाना है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको घर तक छोड़ के आएंगे। चाहे वो बच्चा पंजाब का था, चाहे दिल्ली का था, चाहे केरल का था, सभी गवर्नमेंट्स ने क्या उनको असिस्ट किया। यस, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं केरला से और बनारस से। उन सबको अपनी जगहों पे खाना भी प्रोवाइड किया गया। वहाँ पे हाउसेज हैं, जो केरला हाउस, असम हाउस, वहाँ पे रोका गया। फिर वहाँ पे खाना खिलाया बहुत ही ध्यान से उनको। जिनको फ़्लाइट्स चाहिए थी उनको फ़्लाइट से भेजा गया, जिसको कार से भेजना था उसको कार से भेजा गया, और कोई चार्जेस नहीं लिए हमसे। तो कोई मुझे ये कह रहा था कि एम्बेसीज ने बहुत बुरा रोल प्ले किया, वो फोन नहीं उठाते थे, वो हमारी बात नहीं सुनते थे। और कुछ लोग कह रहे थे कि एम्बेसीज ने, जैसे आप भी कह रहे हो कि एम्बेसी ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत अच्छे से लाया। ये दो अलग अलग वाक्य क्यों आते हैं। ये इसलिए अराइज़ हुई है बात क्योंकि कुछ बच्चे बिना बसेस के, बिना वैन्स के बॉर्डर्स पे चले गए थे। तो कहीं न कहीं ये पैनिक हो गया था कि एम्बेसी हेल्प नहीं कर रही है। जबकि एम्बेसी ने एडवाइज़री दी थी कि आप वॉक से मत जाओ, बसेस से जाओ, वैन से जाओ। और वो भी बसेस ऐसी थी जिसके ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था और ये लिखा हुआ था इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। और एम्बेसी ही है जिसकी वजह से इतने बच्चे भी आ पाए, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के बच्चे अभी भी वहीं हैं और वेट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमें बचाया जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन भी रही होंगी कि जैसे युद्ध में चारों तरफ से किसी कीव है, खारकीव है, उनको घेरा हुआ है, तो वहां से एम्बेसीज को बच्चे निकालना शायद इतना आसान भी ना होगा अभी इस
इस सिचुएशन में? तभी एम्बेसी इतना नहीं जल्दी कर पा रही, वरना अगर ऐसी सिचुएशन ना होती कि चारों तरफ से घिरा हुआ है या फिर बॉम्बिंग हो रही है लगातार, तो शायद अब तक सारे बच्चे वापस होते। आज एक बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिला कि एक 21 वर्षीय छात्र जो कि कर्नाटका का था, खार्किव में उसकी गोली लगने से मौत हो गई। शायद इसको सुन के हर कोई सदमे में होगा। बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ, क्योंकि वहाँ पे हर स्टूडेंट से हम रिलेट कर सकते हैं जो यहाँ पे आए हैं। और कहीं न कहीं फ़ील होता है कि काश वो भी आ जाता, क्योंकि आज ही उसकी डेथ की न्यूज़ के बाद ही आज ही खार्किव से ट्रेन गई है लवीव को, जिसमें मेरे अपने फ्रेंड भी गए हैं। तो ये फ़ील होता है कि काश वो भी चला जाता। काश, हम भी यही सोचते हैं, काश किसी भी माँ बाप का बच्चा ऐसे ना जाए। बहुत ही इमोशनल और दुखद है ये। और कोशिश और भगवान से प्रार्थना यही रहेगी कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाएं। और आपके अपने यूनिवर्सिटी और जो आपके हॉस्टल थे उनका थैंक्स कहना चाहेंगे जिन्होंने इतने इजीली आपको वहां से यहाँ तक भेजने में आपकी मदद की? वो स्टूडेंट एक वॉरियर था, वो भी एक जंग लड़के ही उसकी डेथ हुई है। वो उसने बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस देखे हैं, फ़ाइट किया है उनसे, बिना गिव अप करे। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपके कॉलेज के बच्चे अभी भी उस रोड में हैं या सभी इवैक्यूएट कर लिए गए हैं? उस रोड के सारे बच्चे इवैक्यूएट हो चुके हैं, और उस जगह पे अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ अपने बच्चे भेज रही है, और वही हॉस्टल स्टाफ जिसने हमें भेजा इतना सेफली, वही हेल्प कर रहे हैं उनकी भी। तो फिर स्पेशल थैंक्स उन हॉस्टल स्टाफ का और एम्बेसी ऑफ इंडिया का कि जिन्होंने आपको यहाँ तक सेफली भेजा। और उम्मीद है कि वो और भी बच्चों को सबको जल्दी से निकाल लाएंगे। सिचुएशन बेहद मुश्किल है। यूक्रेन के नागरिकों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? यूक्रेन हमारा सेकंड होम है। हमें एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड दिया हुआ है। आज भी जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि वो हमारा सेकंड होम है, जहाँ पे हमें खाना पानी और सब कुछ मिल रहा है, हमें हमारी एजुकेशन मिल रही है। तो यूक्रेन के लिए जितने सिंपैथी हमें है इस टाइम पे, क्योंकि हम सब के लिए इमोशन की तरह है एक यूक्रेन। तो हम यही चाहते हैं कि यूक्रेन को कुछ ना हो, वहाँ के सारे टीचर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी हैं, सीनियर सिटीजन, सब ठीक रहें। और हमारे जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, कितनी यूनिटी से कितने स्ट्रांगली लड़ रहे हैं, उन्होंने पूरे यूक्रेन को यूनाइट कर रखा है। हमारी अटैचमेंट बहुत है उस कंट्री से, और हम नहीं चाहते कि उसको कुछ हो। तो चलिए, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि सारी सिचुएशन बहुत जल्दी से नॉर्मल होगी। आप लोग सब दोबारा यूक्रेन जाएंगे और यूक्रेन की जनता भी अपनी लाइफ पहले की तरह जिएगी। अ, हौसला रखिए और अपने सभी दोस्तों को मोटिवेट कीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए कि सभी जल्दी घर वापस आ जाएंगे। और उनके पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान से सुनिए कि इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छा काम करिए, आपके सभी बच्चों को वहाँ से लेके जरूर आएगी। पूरे होप रखिए, उम्मीद रखिए। थैंक यू।